हिंदी साहित्य क्लास 37। तो इससे पहले 36वें क्लास में हमने नाटक के तत्व देखे थे, जिसमें से हमने 2 तत्व देख लिया था। पहला था रस और दूसरा है वस्तु। तो ये दोनों हमने देख लिया था। अब 2 तत्व और बचे हैं, एक है नेता और एक है अभिनय। तो चलिए हम तीसरे तत्व यानी नेता के बारे में देखते हैं। तो नेता क्या होता है? तो नायक जो होता है उसे ही नेता कहते हैं। तो नायक में हम 2 चीज़ें देखेंगे, एक तो नायक की कसौटियाँ देखेंगे और दूसरा नायक के प्रकार देखेंगे। तो नाटक का तीसरा तत्व है नायक। नायक में हम 2 चीज़ें देखेंगे, एक तो देखेंगे कि इसकी कसौटियाँ क्या हैं, यानी नायक होने के लिए क्या कसौटियाँ हैं, और दूसरा नायक के प्रकार कौन से हैं। तो नायक होने के लिए कसौटियाँ हैं, नायक होने के लिए 2 कसौटियाँ हैं, एक तो फल का उद्यम करता हो और दूसरा है फल का भोग करे, यानी फल का उद्यम करता हो और फल का भोग करे। तो ये तो कसौटियाँ होगी नायक की। अब हम देखते हैं नायक के प्रकार। तो नायक के मुख्य रूप से 4 प्रकार बताई गई हैं। नायक के मुख्य रूप से 4 प्रकार बताई गई हैं। पहला है धीरोदात्त नायक। धीरोदात्त नायक जो है वो राम की शक्ति पूजा के चरित्र के राम हैं। धीरोदात्त नायक में राम के शक्ति पूजा के चरित्र के राम हैं, राम की शक्ति पूजा के चरित्र के राम हैं। दूसरा होता है धीर प्रशांत नायक। धीर प्रशांत नायक में बहुत शांत चरित्र, धीर प्रशांत नायक किसे कहते हैं? जिसमें बहुत शांत चरित्र जो हो वो धीर प्रशांत नायक है, जैसे मनमोहन सिंह थे। उसके बाद तीसरा है धीर ललित नायक। धीर ललित नायक, इसका मतलब है सुंदर चरित्र, सुंदर स्वभाव, सुंदर चरित्र, सुंदर स्वभाव। इसके एग्जाम्पल जैसे हो जाते हैं शशि थरूर जैसे इसके एग्जाम्पल हैं। और चौथा है धीरोदत्त नायक। धीरोदत्त नायक, धीरोदत्त का मतलब है जिसमें धैर्य भी हो और उद्यत भी हो, धैर्य भी हो और उद्यत भी हो, जैसे नरेंद्र मोदी। तो नायक के 4 प्रकार हैं, धीरोदत्त नायक, धीर प्रशांत, धीर ललित और धीरोदत्त। ठीक। अब हम देखते हैं भारतीय नाट्य परंपरा में सिर्फ एक प्रकार के नायक की मान्यता है। भारतीय नाट्य परंपरा में सिर्फ एक ही प्रकार के नायक की मान्यता है, वो है धीरोदात्त। ठीक। अब हम नेता देखते हैं। तो नेता का जो नेता के साथ मतलब नेता नायक है और नायिका होती है। नायिका जो होती है वो नायक का सहयोग करे, नायिका से अपेक्षित होता है कि वो नायक का सहयोग करे। और नेता के साथ अन्य पात्र जो होते हैं उसमें होता है सहनायक या पीस मर्द उपनायक। सहनायक या पीस मर्द उपनायक यानी ये सहयोगी की भूमिका में होता है, यानी कर्मगुण, सहयोगी कर्मगुण की भूमिका में होता है। तो पात्र में पहला पात्र होता है नेता के साथ सहनायक या पीस मद्र उपनायक। सहनायक या पीस मद्र उपनायक ये सहयोगी की भूमिका में होता है, यानी कर्मगुण की भूमिका में होता है। और दूसरा है प्रतिनायक। प्रतिनायक ये विलन की भूमिका में होता है। और तीसरा है विदूषक। विदूषक जो होता है वो हास्य प्रधान अभिनेता होता है। विदूषक जो होता है वो हास्य प्रधान अभिनेता होता है, ये नायक के पक्ष में होता है। और चौथा तत्व है अभिनय। चौथा तत्व है अभिनय। अभिनय का मतलब होता है अनुभव। अनुभव इस शब्द का इस्तेमाल रस सिद्धांत में होगा। तो अभिनय जो है वो अनुभव से मिलके मतलब अभिनय का मतलब है अनुभव, और अब अनुभव शब्द का इस्तेमाल रस सिद्धांत में होगा। ठीक है। अभिनय में 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है आयतनज और दूसरा आता है यतनज। एक आता है आयतनज और दूसरा आता है यतनज। यतनज का मतलब है जो अभिनय प्रयास से हो जाए और प्रयास से रुक भी जाए। जो अभिनय प्रयास से हो जाए और प्रयास से रुक भी जाए वो यतनज अभिनय है। अभिनय 2 प्रकार से, आयतनज और यतनज। तो यतनज क्या है? जो अभिनय प्रयास से हो जाए और प्रयास से रुक भी जाए, तो वो यतनज अभिनय है। यतनज अभिनय 2 प्रकार से होते हैं। यतनज अभिनय 3 प्रकार से होते हैं। पहला है वाचिक, दूसरा है आंगिक या कायिक,
तीसरा है आहार्य। पहला है वाचिक, दूसरा आंगिक या कायिक और तीसरा है आहार्य। वाचिक का मतलब है कि वाचिक का मतलब है बोलकर किया गया अभिनय। वाचिक का मतलब है बोलकर किया गया अभिनय। आंगिक या कायिक का मतलब है शरीर के अंगों से की गई अभिव्यक्ति, शरीर के अंगों से की गई अभिव्यक्ति। और तीसरा है आहार्य। आहार्य का मतलब है वेशभूषा द्वारा व्यक्त की गई अभिव्यक्ति, वेशभूषा द्वारा व्यक्त की गई अभिव्यक्ति। ठीक, अब देखते हैं आयतनज अभिनय। तो आयतनज अभिनय जो है इसे सात्विक अभिनय भी बोलते हैं। आयतनज अभिनय को सात्विक अभिनय भी बोलते हैं। आयतनज अभिनय या सात्विक अभिनय क्या होता है? जो न प्रयास से होता है और ना ही रुकता है, जो न प्रयास से होता है और ना ही रुकता है। जैसे स्वेद यानी पसीना, कंप यानी कंपन। जैसे स्वेद और कंप यानी पसीना और कंपन। तो ये तो था भारतीय नाट्य शैली। अब हम देखते हैं पाश्चात्य नाट्य शैली। तो पाश्चात्य नाट्य शैली में हमने पहले ही बोला था कि इसमें दो परंपरा है, एक है ग्रीक या अरस्तवी और दूसरा है स्वच्छंदतावादी। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं ग्रीक या अरस्तवी। तो ग्रीक या अरस्तवी में क्या होता है? इसमें त्रासदी होता है। ग्रीक या अरस्तवी में त्रासदी होता है, ग्रीक या अरस्तवी में त्रासदी होता है। संकलन त्रय, इसमें एक शब्द आता है संकलन त्रय। संकलन त्रय इसका क्या मतलब होता है? संकलन त्रय का मतलब होता है देश, काल, कार्य में संगति होनी चाहिए। देश, काल, कार्य में संगति होनी चाहिए नाटक की सफलता के लिए। देश, काल, कार्य में संगति होनी चाहिए नाटक की सफलता के लिए। ग्रीक या अरस्तवी में देखें तो ग्रीक या अरस्तवी परंपरा में नाटक के 7 तत्व होते हैं। ग्रीक या अरस्तवी परंपरा में नाटक के 7 तत्व होते हैं। कौन कौन से? पहला है उद्देश्य, दूसरा है कथानक या कथा वस्तु, तीसरा है पात्र या चरित्र, चौथा है भाषा शैली, पांचवा है कथोपकथन, छठा है देश काल वातावरण और सातवां एक नया जुड़ जाता है रंग संकेत। रंग संकेत। तो सबसे पहले हम उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य में क्या होता है ग्रीक या अरस्तवी परंपरा में? तो उद्देश्य में होता है विरेचन कराना। विरेचन मतलब कैथारसिस कराना। तो उद्देश्य में होता है विरेचन कराना यानी रुदन या चिल्लाहट के माध्यम से, रुदन या चिल्लाहट के माध्यम से विरेचन कराना उद्देश्य होता है। और कथानक की कथा वस्तु अभी हम बाद में देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं पात्र या चरित्र। तो पात्र या चरित्र में जैसे नायक है तो नायक त्रासद हीरो था। नायक त्रासद हीरो था। त्रासद हीरो का मतलब है जंटल यानी भद्र धीरोदात्त था। भद्र यानी धीरोदात्त नायक था। पर्याप्त शक्ति थी इसके पास। नैतिक के प्रति संघर्षशील था और संघर्ष में पराजय हो गया। तो त्रासद हीरो में क्या होता है? एक भद्र यानी धीरोदात्त नायक होता है जिसके पास पर्याप्त शक्ति भी होती है और नैतिक के पक्ष में वो संघर्षशील भी होता है, लेकिन संघर्ष में पराजय हो जाता है, तो उसे त्रासद हीरो कहते हैं। तो पात्र या चरित्र में नायक त्रासद हीरो हो सकता है। जो खलनायक होता है, खलनायक जो होता है वो शक्ति में नायक के बराबर होता है, लेकिन वो अनैतिक होता है। शक्ति में नायक के बराबर लेकिन अनैतिक होता है। और तीसरा आता है पात्र या चरित्र में क्लाउन। तीसरा आता है क्लाउन। और फिर चौथा है भाषा शैली। चौथा तत्व है भाषा शैली। तो भाषा शैली में है पात्रानुकूल भाषा होनी चाहिए। तो पांचवा तत्व है कथोपकथन। कथोपकथन जो है वो उपन्यास की तरह ही होते हैं, यानी उपन्यास की तरह एकालाप होते हैं। कथोपकथन, एकालाप, स्वगत और डायलॉग 3 प्रकार के होते हैं। कथोपकथन उपन्यास की तरह एकालाप, स्वगत और डायलॉग 3 प्रकार के होते हैं। एकालाप का मतलब एक ही अपने ही बारे में बोले। स्वगत मतलब जब कोई पात्र अपने आप से वार्तालाप करे। जब कोई पात्र अपने आप से वार्तालाप करे तो वो स्वगत है। उसके बाद एकालाप, स्वगत, डायलॉग 3 होते हैं। देश काल वातावरण की बात करें तो देश काल वातावरण उपन्यास की तरह ही है,
देशकाल वातावरण उपन्यास की तरह ही है। और जो सातवां तत्व है ना, रंग संकेत, सातवां तत्व है रंग संकेत। और रंग संकेत में 4 चीज़ें आती हैं। रंग संकेत में 4 चीज़ें, पहला है प्रकाश, दूसरा ध्वनि, तीसरा अभिनय और चौथा वेशभूषा। प्रकाश, ध्वनि, अभिनय, वेशभूषा। प्रकाश, ध्वनि, अभिनय, वेशभूषा। प्रकाश, ध्वनि, अभिनय, वेशभूषा। तो नाटक का सातवां तत्व ग्रीक या अरस्तूई परंपरा में है रंग संकेत। इसमें 4 चीज़ें आती हैं, पहला है प्रकाश, दूसरा ध्वनि, तीसरा अभिनय और चौथा वेशभूषा। ठीक, तो ग्रीक या अरस्तूई परंपरा में जो 7 तत्व हैं उसमें से दूसरा तत्व मैंने अभी कहा बाद में पढ़ेंगे। तो दूसरा है कथानक या कथा वस्तु। तो कथानक या कथा वस्तु में पहला है वक्र गति यानी जिगजैग। तो कथानक या कथा वस्तु जो है वो वक्र गति यानी जिगजैग यानी द्वंद्व की अधिकता जिसमें हो उसे वक्र गति कहते हैं। द्वंद्व की अधिकता जिसमें हो कथा वस्तु में उसे जिगजैग यानी वक्र गति या जिगजैग कहते हैं, जिसमें द्वंद्व की अधिकता हो। दूसरा है कोई अवान्तर कथा नहीं, कथा वस्तु में कोई अवान्तर कथा नहीं। और तीसरा है विकास क्रम। तो कथा वस्तु या कथानक या कथा वस्तु की विकास क्रम की बात करें तो ये 5 चरण में है, 5 चरण में है। कथानक या कथा वस्तु का विकास क्रम 5 चरण में है। कौन कौन सा? पहला है एक्सपोजिशन मतलब व्याख्या यानी द्वंद्व की पृष्ठभूमि। पहला है एक्सपोजिशन यानी व्याख्या यानी द्वंद्व की पृष्ठभूमि। दूसरा है राइजिंग ऑफ एक्शन यानी द्वंद्व का विकास यानी प्रहार और सामना। तो दूसरा है राइजिंग ऑफ एक्शन मतलब कि द्वंद्व का विकास मतलब कि प्रहार और सामना। तीसरा होता है क्लाइमैक्स यानी चरम बिंदु क्या होता है? अंतिम बिंदु तनाव का। तो अंतिम बिंदु तनाव का ही क्लाइमैक्स या चरम बिंदु होता है। चौथा है डिनाउमेंट यानी निगति यानी अपने पतन की तरफ बढ़ना। और पांचवा है कैटोस्ट्रॉफी यानी पतन हो जाता है। तो मर जाना या अस्थायी रूप से हार जाना। तो पांचवा है कैटोस्ट्रॉफी यानी पतन। तो कथानक या कथा वस्तु में 5 विकास क्रम होते हैं। विकास क्रम के 5 चरण होते हैं। पहला है एक्सपोजिशन यानी व्याख्या जिसमें द्वंद्व की पृष्ठभूमि होती है। दूसरा है राइजिंग ऑफ एक्शन जिसमें द्वंद्व का विकास होता है। तीसरा है क्लाइमैक्स यानी चरम बिंदु होता है जो यानी अंतिम बिंदु तनाव का होता है ये। चौथा है डिनाउमेंट यानी निगति यानी अपने पतन की तरफ बढ़ना। और पांचवा है कैटास्ट्रॉफी यानी पतन यानी मर जाना या अस्थायी रूप से हार जाना। ठीक है। और दूसरा था पाश्चात्य परंपरा में, हमने देखा पाश्चात्य नाट्य परंपरा में दूसरा था स्वच्छंदतावादी। तो स्वच्छंदतावाद में क्या होता है यानी रोमांटिसिज्म में क्या होता है? तो रूसो जो हैं 1789 में और अमेरिका में 1776 से 1787 में, रूस में यानी 1789 में रूस में और अमेरिका में 1776 से 1787 तक स्वाधीनता का समय था। ठीक है, स्वाधीनता का समय था। तो इसमें व्यक्ति जो है व्यक्ति को निर्णय की आज़ादी, अभिव्यक्ति की और सामाजिक बेड़ियाँ। तो व्यक्ति को निर्णय की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी ने सामाजिक बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। तो व्यक्ति की निर्णय की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी सामाजिक बेड़ियाँ में जकड़ा हुआ था। फिर इनसे रोमांटिसिज्म निकला 1800 से 1850 के बीच। 1800 से 1850 के बीच रोमांटिसिज्म निकला जिसमें 2 लोगों का नाम आता है। पहला है विलियम वर्ड्सवर्थ का आंदोलन और दूसरा नाम आता है सैमुअल टेलर कॉलरिज। पहला है विलियम वर्ड्सवर्थ का आंदोलन और दूसरा है सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो इन दोनों ने मिलकर यानी विलियम वर्ड्सवर्थ का आंदोलन और सैमुअल टेलर कॉलरिज, इन दोनों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी। कौन पुस्तक? लिटिकल वैलेट्स।
इन दोनों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी, लिटिकल बैलेट्स। इसकी भूमिका से स्वच्छंदतावाद आंदोलन शुरू हुआ। इसकी भूमिका से स्वच्छंदतावाद आंदोलन शुरू हुआ। भूमिका ही मैनिफेस्टो माना जाता है। भूमिका ही मैनिफेस्टो माना जाता है। तो इन दोनों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी, लिटिकल बैलेट्स। इसकी भूमिका में स्वच्छंदतावाद आंदोलन शुरू हुआ। भूमिका ही मैनिफेस्टो माना जाता है। अब हम नाटककार देखते हैं। नाटककार, तो नाटककार में 3 चीज़ें हैं। नाटककार गोथे, शिलर, विक्टर या ह्यूगो। गोथे, शिलर, विक्टर, ह्यूगो। तो गोथे में फास्ट यानी फास्ट नाटक हो। गोथे जो है, गोथे का है नाटककार, 3 नाटककार हैं। एक है गोथे, दूसरा है शिलर और तीसरा है विक्टर ह्यूगो। तो गोथे का नाटक का नाम है फास्ट। गोथे ने फास्ट नाटक लिखा। शिलर ने विलियम टेल नाटक लिखा। शिलर ने विलियम टेल नाटक लिखा। और विक्टर ह्यूगो ने हेरनानी नाटक लिखा। तो नाटककार में गोथे, शिलर, विक्टर ह्यूगो हैं। गोथे ने फास्ट नाटक लिखा, शिलर ने विलियम टेल नाटक लिखा और विक्टर ह्यूगो ने हेरनानी नाटक लिखा। तो शुरुआती स्वच्छंदतावादी नाटकें जिन्होंने आगे के स्वच्छंदतावादी नाटकों को आधार प्रदान किया। तो शुरुआती स्वच्छंदतावादी नाटकें जिन्होंने आगे के स्वच्छंदतावादी नाटकों को आधार प्रदान किया। तो स्वच्छंदतावादी नाटककार या नाटक कौन कौन से हैं? तो 3 नाटककार हैं स्वच्छंदतावादी। पहले हैं गोथे, दूसरे हैं शिलर, तीसरे हैं विक्टर ह्यूगो। तो गोथे ने फास्ट नाटक लिखा, शिलर ने विलियम टेल नाटक लिखा और विक्टर ह्यूगो ने हेरनानी नाटक लिखा। और ये सभी नाटक स्वच्छंदतावादी यानी प्रारंभिक स्वच्छंदतावादी नाटक हैं। अब इसमें देखते हैं पहला स्वच्छंदतावाद में होता क्या है। पहला जो है सहजता होती है। सहजता किसकी होती है? भावों की, यानी भावों की सहजता होती है, यानी भावनाओं की उपस्थिति होती है। प्रकृति के नज़दीक होते हैं और प्रेम का भाव होता है। तो स्वच्छंदतावाद में पहला है सहजता, यानी भावों की सहजता, यानी भावनाओं की उपस्थिति होती है, प्रकृति के नज़दीक होती है और प्रेम का भाव होता है। दूसरा होता है नियमों से विद्रोह, यानी सहजता के साथ सब प्रस्तुत करेंगे बिना किसी नियम या बाधा के। सहजता के साथ सब प्रस्तुत करेंगे बिना किसी नियम या बाधा के। और तीसरा है चरित्र। तो चरित्रों में अंतर्द्वंद हो, यानी नैतिक और अनैतिक के बीच, शक्ति और शक्तिहीनता के बीच। तो स्वच्छंदतावाद में 3 चीज़ें हैं, सहजता, नियमों में विद्रोह और तीसरा है चरित्र। तो चरित्रों में अंतर्द्वंद हो, यानी नैतिक और अनैतिक के बीच, शक्ति और शक्तिहीनता के बीच। अब हम देखते हैं तीसरा है पारसी थिएटर या नाट्य परंपरा, यानी पारसी नाट्य परंपरा। तो पारसी नाट्य परंपरा में क्या होता है? पारसी नाट्य परंपरा में पारसी कंपनियां होती हैं। पारसी कंपनियां जो हैं वो 1870 से 1930 के बीच में हैं। पारसी कंपनियों में 2 कंपनी का नाम प्रमुख है। एक है मॉडर्न थिएटर और दूसरा है विक्टोरिया नाटक कंपनी। पहला है मॉडर्न थिएटर और दूसरा है विक्टोरिया नाटक कंपनी। तो पारसी थिएटर या नाट्य परंपरा में पारसी कंपनियां आती हैं। पारसी कंपनियां 1870 से 1930 के बीच में थी। पारसी कंपनियों में 2 का नाम आता है। एक का नाम है मॉडर्न थिएटर और दूसरा है विक्टोरिया नाटक कंपनी। तो इसकी खास बातें क्या है? पारसी थिएटर या नाट्य परंपरा की इसकी खास बातों में पहला है पारसी थिएटर व्यवसायी रंगमंच है। पारसी थिएटर व्यवसायी रंगमंच है। इसके लेखक में नाम आता है आगा हस्र कश्मीरी। आगा हस्र कश्मीरी जो हैं वो यहूदी की लड़की सीता वनवास
श्रवण कुमार नामक नाटक लिखे हैं। आगा हसर कश्मीरी जो हैं लेखक हैं, इन्होंने यहूदी की लड़की, सीता वनवास, श्रवण कुमार नामक नाटक लिखा है। और पहली जो 1871 में, तो 1871 में पहले जो है वो अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी और मिनर्वा थिएटर्स की स्थापना की गई। 1871 में पहली बार अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी और मिनर्वा थिएटर्स की स्थापना की गई। ठीक, तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 37 यहीं पर समाप्त होता है। हिंदी साहित्य लेक्चर नंबर 38, इसमें हमने क्या देखा? इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा पारसी थिएटर या नाट्य परंपरा। उसके बाद फिर हम उसमें खास बातें देखा, तो खास बातों में हमने देखा पारसी थिएटर जो है वो व्यवसायी रंगमंच है। फिर हमने लेखक देखा, तो लेखक में हमने पहले लेखक का नाम देखा था आगा हसर कश्मीरी। आगा हसर कश्मीरी जो है उन्होंने यहूदी की लड़की, सीता वनवास, श्रवण कुमार नामक नाटक लिखा। दूसरे लेखक हैं राधे श्याम कथावाचक, जिन्होंने काउंसिल की मेंबरी, वीर अभिमन्यु, सफ़ेद खून, सूरदास, ये सब नाटक लिखा। तो राधे श्याम कथावाचक जिन्होंने काउंसिल की मेंबरी, वीर अभिमन्यु, सफ़ेद खून, सूरदास नामक नाटक लिखा। ठीक, उसके बाद आते हैं तीसरे लेखक तुलसीदास सैदा, जिन्होंने बालिका वधू नामक नाटक लिखा। तुलसीदास सैदा जो लेखक हैं, इन्होंने बालिका वधू नामक नाटक लिखा। और केओडी क्या है? किंगडम ऑफ डांस है, किंगडम ऑफ डांस। और फिर चौथे लेखक हैं आगा हसन अमानत, जिन्होंने इंदर सभा नामक नाटक लिखा। तो आगा हसन अमानत ने इंदर सभा नामक नाटक लिखा। उसके बाद नारायण प्रसाद बेताब लेखक ने महाभारत, रामायण, कृष्ण सुदामा नामक नाटक लिखा। तो खास बातें, लेखक ने आगा हसर कश्मीरी, यहूदी की लड़की, सीता वनवास, श्रवण कुमार नामक नाटक लिखा। राधे श्याम कथावाचक, काउंसिल की मेंबरी, वीर अभिमन्यु, सफ़ेद खून, सूरदास, ये सब नाटक लिखा। तुलसीदास सैदा ने बालिका वधू नामक नाटक लिखा। आगा हसन अमानत इंदर सभा नामक नाटक लिखा। और लास्ट है नारायण प्रसाद बेताब, जिन्होंने महाभारत, रामायण, कृष्ण सुदामा नाटक लिखा या खेला। पारसी थिएटर की अगर हम विशेषताओं की बात करें, तो पारसी थिएटर की विशेषताओं में पहला है कहानियों का स्रोत। तो कहानियों के स्रोत में 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है रामायण, महाभारत, पौराणिक कथाएं। कहानियों के स्रोत में पहला स्रोत होता है रामायण, महाभारत, पौराणिक कथाएं। दूसरा स्रोत है अंग्रेजी साहित्य के नाटकों को आधार बनाकर। और तीसरा है फारसी प्रेम कथाएं, यानी लैला मजनू। तो फारसी प्रेम कथाएं, लैला मजनू। तो पहला पॉइंट हो गया कहानियों का स्रोत। कहानियों के स्रोत 3 प्रकार के स्रोत हैं। पहला है रामायण, महाभारत, पौराणिक कथाएं। दूसरा है अंग्रेजी साहित्य के नाटकों को आधार बनाकर। और तीसरा है फारसी प्रेम कथाएं, जैसे लैला मजनू। तो पारसी थिएटर की विशेषताओं में दूसरी विशेषता है प्रस्तुति शैली में पहला है भाषा जो है वो उर्दू प्रधान हिंदुस्तानी होती है। और दूसरा है गीतात्मकता, मतलब शेरो शायरी या गज़ल, गीत या कव्वाली, संगीत यानी ओपेरा की तरह, और नृत्य। तो प्रस्तुति शैली में 2 चीज़ें हैं, एक भाषा और दूसरी गीतात्मकता। भाषा में है उर्दू प्रधान हिंदुस्तानी और गीतात्मकता में है शेरो शायरी या गज़ल, गीत या कव्वाली, और तीसरा है संगीत ओपेरा की तरह और नृत्य। ठीक, अब पारसी थिएटर की विशेषताओं में तीसरा देखते हैं। तीसरा है
अति नाटकीयता यानी मेलोड्रामा, अति नाटकीयता यानी मेलोड्रामा। इसमें क्या होता है, इसमें ओवर एक्सप्रेसिव, अति नाटकीयता जो होता है मेलोड्रामा, ये ओवर एक्सप्रेसिव होता है। चौथा पॉइंट है भड़कीली वेशभूषा होती है, चौथा पॉइंट है भड़कीली वेशभूषा। पांचवा है दृश्य योजना, दृश्य योजना जो है ये भव्यता थी, दृश्य योजना में भव्यता थी, यानी पर्दे पर भड़कीले चित्र, बड़े पर्दे, तो दृश्य योजना में भव्यता थी यानी पर्दे पर भड़कीले चित्र और बड़े पर्दे होते थे। छठा विशेषता है संवाद योजना, संवाद योजना में, संवाद योजना जो है वो तुकबंदी से भरे संवाद होते थे, तुकबंदी से भरे संवाद, और संवाद योजना को स्वतंत्र महत्व मिलता था। संवाद योजना में क्या है, तुकबंदी से भरे संवाद थे और संवाद योजना जो है उसे स्वतंत्र महत्व मिलता था। सातवां जो विशेषता है, सातवां है लटकों झटकों से भरे अभिनय, लटकों झटकों से भरा अभिनय। और आठवां विशेषता है रोमांचक दृश्य यानी जानवर भाते हैं स्टेज, तो रोमांचक दृश्य। तो पारसी थिएटर की विशेषताओं में पहला है कहानियों का स्रोत, दूसरा है प्रस्तुत शैली, तीसरा है अति नाटकीयता, चौथा है भड़कीली वेशभूषा, पांचवा है दृश्य योजना, छठा है संवाद योजना, सातवां है लटकों झटकों से भरा अभिनय और आठवां है रोमांचक दृश्य। अब हम देखते हैं पारसी थिएटर का योगदान। तो पारसी थिएटर का योगदान में पहला है अपने पैरों पर खड़ा रहना, अपने पैरों पर खड़ा रहना। दूसरा योगदान में है जनता और साहित्य में दूरी कम करना, जनता और साहित्य में दूरी कम करना। और तीसरा है हिंदी सिनेमा के विकास की पृष्ठभूमि, हिंदी सिनेमा के विकास की पृष्ठभूमि। तो पारसी थिएटर के योगदान में पहला है अपने पैरों पर खड़ा रहना, दूसरा है जनता और साहित्य में दूरी कम करना, तीसरा है हिंदी सिनेमा के विकास की पृष्ठभूमि। अब हम देखते हैं पारसी नाटक की सीमाएं, पारसी नाटक की सीमाएं। तो पहला है पारसी नाटक की सीमाओं में पहला है हल्कापन यानी दर्शक में उत्कर्ष, दर्शक में नैतिक उत्कर्ष नहीं। पारसी नाटक की सीमाओं में पहला है हल्कापन, हल्कापन का मतलब है दर्शक में नैतिक उत्कर्ष नहीं। और दूसरा है केवल मनोरंजन तक सीमित, केवल मनोरंजन तक सीमित, राजनीतिक सामाजिक जुड़ाव नहीं, केवल मनोरंजन तक सीमित, राजनीतिक सामाजिक जुड़ाव नहीं। और तीसरा पॉइंट है केवल शहरी और मध्य वर्ग तक सीमित, केवल शहरी और मध्य वर्ग तक सीमित, यानी निम्न वर्ग तथा कृषक वर्ग से असंबद्धता, निम्न वर्ग तथा कृषक वर्ग से असंबद्धता, केवल शहरी और मध्य वर्ग तक सीमित, निम्न वर्ग तथा कृषक वर्ग से असंबद्धता। ठीक, अब हम बात करते हैं चौथे और लास्ट परंपरा जो है लोकनाट्य शैली। लोकनाट्य शैली, लोकनाट्य शैली का मतलब है विश्व के हर समाज में हर काल में जो नाटक होते हैं, विश्व के हर समाज में हर काल में जो नाटक होते हैं वो लोकनाट्य शैलियाँ हैं। ठीक है, लोकनाट्य शैलियाँ हैं। वैसे लोकनाट्य शैली अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो लोकनाट्य शैली में जैसे अयोध्या या काशी में लोकनाट्य शैलियों में है रामलीला। तो अयोध्या काशी में रामलीला होता है। रामलीला में पहला है गोस्वामी तुलसीदास का और दूसरा है रामचरितमानस। तो अयोध्या काशी में रामलीला होता है जिसमें पहला है गोस्वामी तुलसीदास का, दूसरा है रामचरितमानस, तीसरा है राम कथा कई दिनों तक चलती है, राम कथा कई दिनों तक चलती है, और चौथा है राम की संपूर्ण कहानी। तो राम की संपूर्ण कहानी, तो अयोध्या काशी में रामलीला होता है जिसमें पहला है गोस्वामी तुलसीदास का, दूसरा है रामचरितमानस, तीसरा है राम कथा कई दिनों तक चलती है और चौथा है राम की संपूर्ण कहानी। फिर आता है ब्रज प्रदेश। ब्रज प्रदेश में रासलीला होता है। रासलीला में पहला पॉइंट है 17वीं सदी से प्रारंभ हुआ, दूसरा है संगीत नृत्य महत्वपूर्ण होते हैं और तीसरा है राधा कृष्ण के जीवन के प्रसंगों की लीला, तीसरा है राधा कृष्ण के जीवन के प्रसंगों की लीला। तो ब्रज प्रदेश में रासलीला होती है जिसमें पहला है 17वीं सदी से प्रारंभ हुआ, दूसरा है संगीत नृत्य महत्वपूर्ण होते हैं और तीसरा है राधा कृष्ण के जीवन के प्रसंगों की लीला होती है। फिर आता है उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश में नौटंकी होती है, नौटंकी जो कि हास्य या नृत्य या संगीत के माध्यम से होता है। चौथा है अगारा हाथरस, चौथा है आगरा हाथरस। आगरा और हाथरस में भगत होता है, भगत। आगरा हाथरस में भगत होता है। फिर आता है पश्चिम उत्तर प्रदेश या हरियाणा। पश्चिम उत्तर प्रदेश या हरियाणा में स्वांग होता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश या हरियाणा में स्वांग होता है। फिर आता है मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में नाचा होता है, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में नाचा होता है। फिर आता है विरायत नृत्य। मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में नाचा या विरायन, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नाचा होता है। अब हम देखें विरायन नृत्य, विरायन नृत्य होता है, विरायन नृत्य। अब हम देखते हैं विदेशिया, विदेशिया जो है विरायन नृत्य। अब हम देखते हैं, देखो हमने देख लिया अयोध्या काशी में रामलीला, ब्रज प्रदेश में रासलीला, उत्तर प्रदेश में नौटंकी, आगरा और हाथरस में भगत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हरियाणा में स्वांग और मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में नाचा होता है। अब हम देखते हैं विरायत नृत्य। तो विरायत नृत्य में है विदेशिया। विदेशिया जो है वो भिखारी ठाकुर का है, विदेशिया जो है वो भिखारी ठाकुर का है। बंगाल में यात्रा या बैसड़ो भक्ति होती है, बंगाल में यात्रा या बैसड़ो भक्ति होती है। कर्नाटक में यक्षगान होता है, कर्नाटक में यक्षगान होता है। महाराष्ट्र में तमाशा होता है, महाराष्ट्र में तमाशा होता है। गुजरात में भवई होता है, गुजरात में भवई होता है। मालवा में माछ होता है, मालवा में माछ होता है। और राजस्थान में घूमर या ख्याल होता है, राजस्थान में घूमर या ख्याल होता है। अब हम देखें लोक नाट्य शैली की विशेषताएं, लोक नाट्य शैली की विशेषताएं। तो लोक नाट्य शैली की विशेषताओं में पहला है कम संसाधनों का प्रयोग होता है, कम संसाधनों का प्रयोग यानी मंच सज्जा आदि पर कम व्यय, यानी मंच सज्जा आदि पर कम व्यय। तो लोक नाट्य शैली की विशेषताओं में पहला है कम संसाधनों का प्रयोग यानी मंच सज्जा आदि पर कम व्यय। दूसरा है सहजता और अनौपचारिकता, दूसरा है सहजता और अनौपचारिकता। तीसरा है भाषा शैली। तो भाषा शैली जो होती है वो स्थानीय या आसान किस्म की होती है, मतलब स्थानीय या आसान होती है। और दूसरा इस पे क्षेत्रीय प्रभाव होता है। तीसरा है भाषा शैली, भाषा शैली स्थानीय या आसान होता है, यानी ग्रामत्य दोष इसमें नहीं होता, ग्रामत्य दोष होता है या अश्लीलत्व दोष नहीं होता है। तो भाषा शैली में स्थानीय या आसान होता है और दूसरा इस पे क्षेत्रीय प्रभाव होता है। चौथा है लोकगीत, लोक नाट्य शैली की विशेषताओं में लोकगीत, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोकगीत, लोक संगीत, लोक नृत्य। तो ये चौथी विशेषताएं हो गई। अब हम देखते हैं हिंदी नाटक का इतिहास, हिंदी नाटक का इतिहास, जिसमें पहला क्वेश्चन है हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर संक्षिप्त निबंध लिखें, 3 स्टार। दूसरा है हिंदी नाटक और रंगमंच में फारसी थिएटर का योगदान या फारसी थिएटर का परिचय देते हुए योगदान एवं सीमाएं स्पष्ट करें, 2 स्टार। तीसरा क्वेश्चन है लोक नाट्य शैली या परंपरा से आप क्या समझते हैं, हिंदी क्षेत्र की विभिन्न लोक नाट्य शैलियों का परिचय देते हुए हिंदी नाटक और रंगमंच के विकास में इसकी भूमिका स्पष्ट करें, 3 स्टार। चौथा प्रश्न है प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक, 1 स्टार। पांचवा प्रश्न है भारतेंदु और उनकी नाट्य कला या अधेर नगरी की संवेदना और शिल्प या भारतेंदु की रंगमंच दृष्टि और उस पर विभिन्न परंपराओं के प्रभाव या भारतेंदु का नाटक संबंधी दृष्टिकोण, तो 3 स्टार इस पे। छठा प्रश्न है प्रसाद युग के नाटकों पर विचार करें, 2 स्टार। सातवां प्रश्न है जयशंकर प्रसाद और उनके नाटक या प्रसाद के नाटकों पर विभिन्न शैलियों का प्रभाव या प्रसाद के रंगमंच दृष्टि और उनके नाटकों की अभिनयता
या प्रसाद के नाटकों में ऐतिहासिकता का स्वरूप, या प्रसाद के नाटकों और राष्ट्रीय चेतना, या प्रसाद के नाटक और राष्ट्रीय चेतना 3 स्टार। 8वां प्रश्न है समस्या नाटक 2 स्टार। 9वां प्रश्न है विसंगत या असंगत नाटक यानी एब्सर्ड नाटक 3 स्टार। 10वां प्रश्न है हिंदी नाटक के इतिहास में प्रसाद पश्चात युग, हिंदी नाटक के इतिहास में प्रसाद पश्चात युग विशेषतः स्वतंत्रोत्तर युग का परिचय दीजिए 2 स्टार। 11वां प्रश्न है मोहन राकेश और उनके नाटक, मोहन राकेश और उनके नाटक या आधे अधूरे का महत्व, या लहरों के राजहंस तथा आषाढ़ का एक दिन में ऐतिहासिकता और कल्पना, या मोहन राकेश की हिंदी रंगमंच के विकास में भूमिका 4 स्टार। 12वां प्रश्न है नाटक और रंगमंच का संबंध स्पष्ट करें तथा इस संबंध में हिंदी के प्रसिद्ध नाटककारों का दृष्टिकोण भी समझाएं 3 स्टार। 13वां प्रश्न है हिंदी रंगमंच का इतिहास 2 स्टार। 14वां प्रश्न है हिंदी रंगमंच शक्तियाँ, सीमाएं और संभावनाएं 3 स्टार। 15वां प्रश्न है नाटककार जगदीश चंद्र माथुर व उनके नाटक 2 स्टार। 16वां प्रश्न है नाटककार व एकांकीकार राम कुमार वर्मा तथा उनका नाट्य साहित्य, नाटककार व एकांकीकार राम कुमार वर्मा तथा उनका नाट्य साहित्य 3 स्टार। तो अब हम देखते हैं हिंदी नाटक का इतिहास। तो हिंदी नाटक के इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। एक है प्रसाद पूर्व युग यानी 1850 से 1918 तक। तो एक है प्रसाद पूर्व युग यानी 1850 से 1918 तक। दूसरा है प्रसाद युग यानी 1918 से 1936 तक। और तीसरा है प्रसाद पश्चात युग यानी 1936 से अभी तक। तो हिंदी नाटक को 3 भागों में बांटते हैं, प्रसाद पूर्व युग, प्रसाद युग और प्रसाद पश्चात युग। तो प्रसाद पूर्व युग जो है यानी 1850 से 1918 तक, इसे भी 2 भागों में बांटते हैं। एक है भारतेंदु युग यानी 1850 से 1900 तक, और दूसरा है द्विवेदी युग। ठीक है, तो द्विवेदी युग जो है वो 1900 से 1918 तक है। द्विवेदी युग में द्विवेदी कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। द्विवेदी युग जो है ये कमजोर युग है। इसमें गंभीरता, पाठ्य विधाओं का महत्व है। प्रेमचंद का करबला है। द्विवेदी युग जो है, इसमें द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक है। द्विवेदी का मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी है। और द्विवेदी युग जो है ये कमजोर युग है। इसमें गंभीरता है, पाठ्य विधाओं का महत्व है, और प्रेमचंद का करबला इसमें आता है द्विवेदी युग में। अब देखते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग जो है वो 1850 से 1900 तक है। तो भारतेंदु युग में 2 चीज़ें हैं, एक भारतेंदु और दूसरा भारतेंदु मंडल। एक है भारतेंदु और दूसरा है भारतेंदु मंडल। भारतेंदु का मतलब, भारतेंदु में आ जाता है भारत दुर्दशा, अधेर नगरी जो कि प्रहसन या व्यंग्य प्रधान नाटक है। तीसरा है नील देवी, और चौथा है वैदिकी हिंसा न भवति, जो कि आर्य समाज पर व्यंग्य है। तो भारतेंदु के 4 नाटक प्रमुख हैं। एक है भारत दुर्दशा, दूसरा है अधेर नगरी, तीसरा है नील देवी, और चौथा है वैदिकी हिंसा न भवति। तो पहला है भारत दुर्दशा, दूसरा है अधेर नगरी। अधेर नगरी जो है वो प्रहसन या व्यंग्य प्रधान नाटक है। तीसरा है नील देवी, और चौथा है वैदिकी हिंसा न भवति, जो कि आर्य समाज पर व्यंग्य है। अब हम देखते हैं भारतेंदु मंडल। तो भारतेंदु मंडल में अगर हम देखें
तो 5 लोगों का नाम आता है। पहला है लाला श्रीनिवास दास, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा है बालकृष्ण भट्ट, चौथा है राधा चरण गोस्वामी और पांचवा है राधा कृष्ण दास। तो भारतेंदु मंडल में कौन कौन आते हैं? तो इसमें आते हैं लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास। लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास। लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास। लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास। तो ये भारतेंदु मंडल में शामिल थे। अगर भारतेंदु युग की विशेषताओं की बात करें तो भारतेंदु युग के नाटकों में मूल विषय सामाजिक सुधार का है। भारतेंदु युग के नाटकों में मूल विषय सामाजिक सुधार का है, यानी तत्कालीन देश काल, धर्म सुधार आंदोलन, नवजागरण दौर। तो भारतेंदु युग के नाटकों में मूल विषय सामाजिक सुधार का है, यानी तत्कालीन देश काल, धर्म सुधार आंदोलन, नवजागरण का दौर। दूसरा है नवजागरण की चेतना, दूसरा है नवजागरण की चेतना है। तीसरा है मनोरंजन की भावना दिखती है लेकिन सिर्फ साधन के रूप में। भारतेंदु युग में तीसरा है मनोरंजन की भावना दिखती है लेकिन सिर्फ साधन के रूप में। और चौथा है व्यंग्य प्रधान नाटक है, व्यंग्य प्रधान नाटक लिखे गए। पांचवा है भाषा आसान या लोक भाषा है। छठा है विभिन्न नाट्य शैलियों का समन्वय है, विभिन्न नाट्य शैलियों का समन्वय है। और सातवां है आसान या सरल मंचीयता है, आसान या सरल मंचीयता है। तो ये था भारतेंदु युग की विशेषताएं। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 38 यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य लेक्चर नंबर 39। तो इसमें हम देखते हैं भारतेंदु युग की विशेषताएं। तो भारतेंदु युग की विशेषताओं में पहला है भारतेंदु युग के नाटकों में मूल विषय सामाजिक सुधार का है, यानी तत्कालीन देश काल, धर्म सुधार आंदोलन, नवजागरण दौर। दूसरा है नवजागरण की चेतना। तीसरा है मनोरंजन की भावना दिखती है लेकिन सिर्फ साधन के रूप में। चौथा है व्यंग्य प्रधान नाटक। पांचवा है भाषा आसान या लोक भाषा। छठा है विभिन्न नाट्य शैलियों का समन्वय। और सातवां है आसान या सरल मंचीयता। तो ये भारतेंदु युग की विशेषताएं हैं। अब हम देखते हैं संभावित प्रश्न। संभावित प्रश्न में पहला प्रश्न है भारत दुर्दशा की संवेदना पर विचार कीजिए, 3 स्टार। दूसरा प्रश्न है भारत दुर्दशा नवजागरण चेतना का नाटक है, व्याख्या करें। भारत दुर्दशा नवजागरण चेतना का नाटक है, व्याख्या करें, 4 स्टार। तीसरा प्रश्न है भारत दुर्दशा के आधुनिक बोध पर विचार करें, 2 स्टार। चौथा प्रश्न है भारत दुर्दशा के इतिहास बोध या इतिहास दृष्टि की समीक्षा करें। क्या यह कहना सही होगा कि भारतेंदु राजभक्त कवि थे? पांचवा प्रश्न है भारत दुर्दशा के नामकरण के औचित्य पर विचार करें। क्या आप इससे बेहतर नाम सुझाएंगे, 1 स्टार। छठा प्रश्न है भारत दुर्दशा वर्तमान में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि अपने लेखन काल में था, समीक्षा कीजिए, 3 स्टार। सातवां प्रश्न है भारत दुर्दशा के नाट्य का निर्धारण करें। भारत दुर्दशा के नाट्य का निर्धारण करें। आपकी राय में यह नाट्य लाशक है या लाक्ष्य रूपक या कुछ और? फिर से बोलता हूँ, भारत दुर्दशा के नाट्य का निर्धारण करें। आपकी राय में यह नाट्य लाशक है या लाक्ष्य रूपक या कुछ और, 1 स्टार। आठवां प्रश्न है क्या भारत दुर्दशा को त्रासदी या दुखांत परंपरा का नाटक माना जा सकता है, व्याख्या करें, 2 स्टार।
क्या भारत दुर्दशा को त्रासदी या दुखांत परंपरा का नाटक माना जा सकता है? व्याख्या करें। 2 स्टार। 9वां प्रश्न है, भारतेंदु ने भारत दुर्दशा में विभिन्न नाट्य शैलियों या परंपराओं का समन्वय किया है। उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। 2 स्टार। भारतेंदु ने भारत दुर्दशा में विभिन्न नाट्य शैलियों या परंपराओं का समन्वय किया है। उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। 2 स्टार। 10वां प्रश्न है, भारत दुर्दशा के शिल्प पर विचार करें। भारत दुर्दशा के शिल्प पर विचार करें। 1 स्टार। 11वां प्रश्न है, भारत दुर्दशा की भाषा शैली पर विचार करें। भारत दुर्दशा की भाषा शैली पर विचार करें। 1 स्टार। 12वां प्रश्न है, नाटक के तथ्यों की दृष्टि से भारत दुर्दशा की समीक्षा करें। नाटक के तथ्यों की दृष्टि से भारत दुर्दशा की समीक्षा करें। 3 स्टार। 13वां प्रश्न है, भारत दुर्दशा की अभिनीयता या रंगमंचीयता का मूल्यांकन कीजिए। भारत दुर्दशा की अभिनीयता या रंगमंचीयता का मूल्यांकन कीजिए। 3 स्टार। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 39 यहीं पे समाप्त होता है।